नमस्कार साथियों, YouTube चैनल साहित्यिक संवर्धन मंच पर आपका स्वागत, अभिनंदन। इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तिका हिंदी के लिए जो निर्धारित की गई है क्षितिज, उनके 8वें काव्यखंड नागार्जुन के संबंध में अध्ययन करेंगे। आपको बता दें, नागार्जुन की 2 कविताएं हमारे इस वीडियो के केंद्र में रहेगी, कल और आज, और दूसरी कविता उषा की लाली। इन दोनों कविताओं की हम चर्चा करने वाले हैं। और आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के साथ साथ लाइक बटन भी दबा दें, ताकि आपकी उपस्थिति, आपकी हाजिरी हम तक पहुँचे, जो कि हमारे मनोबल का कारण बनेगी। चलिए फिर हम दोनों कविताओं और उन कविताओं के पाठ परिचय के संदर्भ में पढ़ें और फिर दोनों कविताओं की समग्र व्याख्या करेंगे। पाठ परिचय में नागार्जुन की कविता कल और आज। देखिए, पहली कविता कल और आज ग्रीष्म की घोर तपिश भरी दुरूहता के पश्चात वर्षा ऋतु के सहज और मन भावन आगमन का वर्णन करती है कि किस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में तपन होती है और जब यकायक ऋतु में बदलाव आता है और बारिश होती है, फिर किस प्रकार से मौसम पूरी तरह से बदल जाता है और प्रकृति के जो भी तत्व होते हैं पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह से कल और आज कविता है। ग्रीष्म ऋतु के हताश और उदास मुख कृषक, धूल स्नान करते पक्षीबंद, सूखे खेतों का वीरान उजाड़पन और बदरंग आसमान, जहाँ एक और समाज के सोपान पर छूटे हुए अंतिम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि किस प्रकार से वो बिना बरसात के या खाली बादल, जहाँ बरसात की संभावनाएं शून्य हो, हमारे समाज की जो मुख्य धारा है उसमें अंतिम पंक्ति में रहने वाले लोगों का क्या हश्र होता है। ये कविता मोटे रूप में नागार्जुन द्वारा उन्हीं को लेकर के बनाई गई है, जो वर्षा के साथ साथ में ऐसे अंतिम पंक्ति के लोगों को ऊपर उठाने की बात करती है। और दूसरी कविता या दूसरी ओर ये देखें तो वो प्रकृतिगत चित्रण की सहजता को भी दर्शाता है। वर्षा ऋतु का आगमन परिवर्तन का संकेत है, और जब बदलाव आता है तो परिवर्तन आता है। वो बारिश जो ही होती है तो परिवर्तन और बदलाव देखने को मिलता है। वर्षा के आगमन से प्रकृति रूपी सुकन्या नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। प्रकृति के समस्त उपादान भी उसका साथ देने प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि उस कन्या के साथ प्रकृति के जितने भी उपादान होते हैं वो साथ रहते हैं। ऋतु चक्र का अत्यंत सजीव अंकन इस कविता की मोटी मोटी विशेषता है। ठेठ देशज उपादानों का प्रयोग मुग्धकारी है। भाषा की दृष्टि से नागार्जुन का ठेठ देसी अंदाज मनोरम है। अपने अंदाज में किस प्रकार से कविता को व्यक्त करनी चाहिए, ये कबीर की परंपरा के आधुनिक युग के कबीर कहा जाता है, बाबा के नाम से जाना जाता है। ढक्कन मिसिर या वैद्यनाथ मिसिर के नाम से मशहूर नागार्जुन इन चीज़ों में खरे उतरते हैं। और देखिए आगे आप दूसरी कविता
उषा की लाली कविता में नागार्जुन का प्रकृति प्रेम सहज रूप में मुखरित हुआ है। शिशु रूप में उगते सूर्य की अप्रतिम छटा से कवि का मन अभिभूत हो जाता है, प्रश्न हो जाता है तथा उदय होते सूर्य की केसरी आभा जो कि हिमगिरी के स्वर्ण शिखर का आभास दे रही है, से कभी दूर नहीं होना चाहता है। ऐसा प्रकृति का रम्य वातावरण और जब सूर्य की किरणें प्रातःकालीन वेला में विस्तारित होती है, कभी उनसे इतना लगाव और इतना तारतम्य स्थापित कर देता है कि दूर होना उन्हें अच्छा नहीं लगता है, ठीक नहीं लगता है। ये प्रकृति के प्रेम या प्रकृति के प्रति सहज आकर्षण का परिचायक है। तो ये दोनों कविताएं पाठ परिचय हमने देखा। अब आप देखिए पहली कविता, अभिकल तक गालियाँ देती तुम्हें हताश खेतियर, अभिकल तक धूल में नहाते थे गोरैयों के झुंड, अभिकल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, अभिकल तक धरती की कोख में दुबक पड़े थे मेंढक, अभिकल तक उदास और बदरंग था आसमान। अब आप देखिए, अभिकल तक गालियाँ देती तुम्हें हताश खेतियर, ग्रीष्म ऋतु में जहाँ बरसात नहीं होती है और परेशान किसान बारिश की आशा को लेकर के हताश किसान आसमान की तरफ देख करके और विधाता को, प्रकृति को एक प्रकार से गालियाँ देते थे। इस प्रकृति से खफा थे क्योंकि जो उनको बारिश चाहिए थी। धूल में नहाते थे गोरैयों के झुंड, गोरैया नाम का पक्षी जो बारिश की झीनी झीनी बूंदों में नहाता है, वो ग्रीष्म ऋतु में धूल से नहाता है क्योंकि उनकी परिस्थिति भी तो कुछ इस प्रकार की है कि नहाने के लिए बारिश होनी चाहिए, जबकि ग्रीष्म ऋतु में बारिश नहीं है। तो पक्षी भी इस प्रकार से रेत में नहाते हैं या अपना अटकेलियाँ करते हैं। गोरैयों के झुंड, अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, यानी कि इस मिट्टी की जो हरियाली है, जो आज तक हरितिमा वातावरण युक्त रही है, लेकिन वो पत्थर के समान हो गई थी, पत्थर के जैसी कंक्रीट पत्थरमयी हो गई थी। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में बारिश नहीं होती है, ग्रीष्म ऋतु में बारिश नहीं होती है, तो वो धनहर खेतों की माटी है वो भी पत्थर की सी बन जाती है। और अभी कल तक धरती की कोख में दुबक पड़े थे मेंढक, और मेंढक जो बरसाती मेंढक जो बरसात के दिनों में संभवतया आविर्भूत होते हैं, बरसात के अभाव में, ग्रीष्म ऋतु के अभाव में बाहर नहीं, ग्रीष्म ऋतु के कारण बाहर नहीं आ सकते, ऐसे में वो ऐसा लगता है कि मिट्टी में कहीं डूब के पड़े हैं, इंतज़ार कर रही है बारिश का। और अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान, और जो फलक, जो आसमान मेघों की गर्जना से या छोटे छोटे बादल और बड़े बड़े बादलों के झुंड से एक प्रकार से आकर्षण का केंद्र बन जाता था, उदास और कुरंग फीका दिख रहा था, क्योंकि उन बादलों की काया ही परिवर्तित थी। जो पानी भर करके लाया करते थे, आज रूखे और सूखे बादल चल रहे हैं, यानी कि ग्रीष्म ऋतु की स्थिति है जहाँ प्रकृति के उपादान है उनमें वो संजीदगी नहीं है, वो सजीवपन नहीं है। और फिर बरसात का मौसम आता है, और इसलिए इसी कविता का दूसरा भाग, और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, और आज चमका रही है पावस रानी बूंद यूं की अपनी पायल, और आज चालू हो गई है झिंगुरों की सहनाई अविराम, और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर। देखिए, हमने पहली कविता में या कविता के प्रथम भाग में देखा
कि किस प्रकार से प्रकृति में फीकापन था, बदरंगपन था, खिन्नता थी, उदासी थी, और उसी के बाद और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू। बरसात का मौसम आ गया और बादलों ने अपनी छाया, बादलों ने अपने, ऐसा लग रहा है जैसे तंबू तान दी हो। मानवीकरण अलंकार है और पूरी तरह से पूरे प्रकृति पर, पूरे वातावरण पर काली काली घोर घटाएं उमड़ करके आ जाती है। क्यों? बरसात का मौसम जो ठहरा और आज चमका रही है पावस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल, और ऐसा लग रहा है कि वर्षा रूपी रानी या वर्षा रूपी कन्या अपने पैरों की पायल को चमका रही है बूंदा बूंदी की तरह। पानी की देखते हैं बरसात के दिनों में छोटी छोटी बूंदें, और किस प्रकार से किसी अंगना के पैरों में पायल की सी मधुर आवाज़ आती है, ठीक उसी तरह से ये वर्षा रूपी कन्या है। उनके जो बूंदा बूंदी टपक रही है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पायल की झनकार हो या पायल की सी मुग्धता देने वाली प्रसन्नता होती है। और आज चालू हो गई है झिंगुरों की शहनाई एवराम एक अच्छे कार्यक्रम में, जहाँ शहनाई बजती है ठीक उसी प्रकार से बरसात जैसा अच्छा कार्यक्रम, बरसात जैसा प्रकृति का सहज आयोजन, उसमें झिंगुर जो आलाप करते हैं और एवराम लगातार उनकी आवाज़ ऐसा प्रतीत करते हैं कि अच्छे आयोजन के लिए शहनाई बज रही है। और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर, और जो मोर है बारिश के दिनों में नाचते कूकते खेलते अठखेलियाँ करते नजर आते हैं। तो दूसरी बात देखें कि कविता का पूर्वार्ध हमने पढ़ा, वर्षा ऋतु नहीं थी, प्रकृति खिन्न थी, लेकिन अब बरसात आई है। पहले कभी गोरैयों के झुंड मिट्टी में या रेत में स्नान करते थे, मेंढक मिट्टी में दुबक जाते थे, लेकिन समय बदला, आज पूरी तरह से प्रकृति प्रसन्न है, बारिश का मौसम हो गया। तो इस प्रकार से जब बादल बरसते हैं तब सब कुछ अच्छा सा हो जाता है और एक अच्छा वातावरण भी बन जाता है। और बादलों का नए बरसना, बदरंग और फीका रहना, ये एक प्रकार से समाज के अंतिम कतार में खड़े सुविधाहीन लोगों का संकेत है, जिनको आज भी इस परिस्थिति में सहायता की, मदद की दरकार है। तो पहली कविता कल और आज छोटी सी कविता, लघु कविता, वैसे दोनों लघु कविताएं हैं, पूरी होती है, अच्छा समझा होगा और अच्छा समझने का भी प्रयास किया होगा। चलिए फिर अगली कविता देखें। आगे देखिए, माफ़ी चाहूँगा, अभी कविता है। और आज आ गई वापस जान दूब की झुलसी सिराओं के अंदर, और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेट कर अपने लाव लश्कर। और अब क्या हुआ? और आज आ गई वापस जान, जब प्रकृति का हर एक रूपक मृत प्रायशा बन गया था, उनमें चेतना आ गई, जान आ गई, जागृति आ गई। क्यों? क्योंकि बारिश की बूंदें जब धरती पर पड़ती हैं, उनकी महक भर भी एक जिंदापन का एहसास कराती है। दूब की झुलसी सिराओं के अंदर, दूब आपके घास को कहते हैं, और घास के छोटे छोटे जो किनारे जो सिराएँ हैं, उनके अंदर आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म। और ग्रीष्म ऋतु चली गई, बरसात ऋतु का आगमन हो गया, समेट कर अपने लाव लश्कर। तो इस तरह से पहली कविता अब पूर्ण हुई। दूसरी कविता देखिए। उषा की लाली में अभी से गए निखर, हिमगरी के कनक शिखर। प्रातःकालीन सूर्य की किरणें जब निकलती हैं और हिमगिरी, हिमालय पर्वतमाला, और उनके जो चोटियाँ हैं वो सोने की सी लगती हैं, स्वर्णमयी किरणें लगती हैं। एक प्रकार से नया और नयापन आ जाता है कि जो सूर्य की किरणें होती हैं
जो हिमालय की चोटियों पर पड़ती हैं वो चोटियाँ कनक शिखर लगती हैं, स्वर्णिम लगती है। आगे बढ़ा शिशु रवि, बदली छवि, देखता रहा अपलक कवि। अपलक जो बिना पलक झपकाए, रवि का अर्थ सूर्य है कि प्रातःकाल के समय जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ता है और सूर्य रूपी बालक, सूर्य रूपी शिशु रूपक अलंकार है और मानवीकरण अलंकार भी है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है दृश्य बदलता है, छवि बदलती है और कवि उनको बिना पलक झपकाए निर्निमेष या अनिमेष उनको देखता है एकटक। क्यों? क्योंकि ऐसा सुंदर और ऐसा मनोरम दृश्य उसी समय सृजित होगा और जैसे समय बदल जाएगा वो भी दृश्य काफूर हो जाएगा। इसलिए वो अपलक देखना चाहते हैं। डर था प्रतिफल अपरूप ये जादू याबा, जाए ने बिखर। डर ये था, बराबर इनको डर सता रहा था कि जो अपरूप बदरंग को कहते हैं कि ये जो दृश्य है वो थोड़ी देर के बाद में बदरंग हो जाएगा, फीका हो जाएगा। इसलिए वो चाहता है कि बिखर नहीं जाए ये दृश्य। तो जी भर के उस दृश्य को देखने के लिए कवि एकटक और लगातार बिना पलक झपकाए उस सौंदर्य को देखना चाहते हैं या देखते हैं। उषा की लाली मैं, भले हो उठे थे निखर हिम घरी के कनक शिखर। और उस उषा की या उन सूर्य की उषा या सूर्य की किरणों की जो लालिमा है उससे हिमालय के जो पर्वत है या हिमालय की जो कंदराएँ हैं वो निखर जाती है। एक प्रकार से उनमें नूतन या नयापन आता है जो कवि को अपनी ओर आकृष्ट करता है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के पाठ्यक्रम के अनुसार 10वीं कक्षा का नागार्जुन नामक प्रकरण, उनके काव्यखंड की 2 लघु कविताएं उषा की लाली और पहली कविता कल और आज का अध्ययन किया। यदि आपने अच्छा और एक शानदार पाठ या एक अच्छी कविताएं सुनी तो चैनल को सब्सक्राइब कर अधिकाधिक हमारे से जुड़ें ताकि आप तक अगले वीडियोज़ की पहुंच बनी रहे। और फिर आज इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।